superposition. So next question related to the superposition principle is that there are three charges Q, Q and minus Q placed at the vertices of equilateral triangle of side L. What is the force on each charge? Okay, each charge पे हमें force निकालना है. Okay, so question is like this. This is an equilateral triangle. Three charges are Q, Q and minus Q. Suppose this is triangle A, B and C. And यहाँ पे charges क्या रखे हैं? यहाँ पे Q रखा है, यहाँ पे भी Q रखा है and यहाँ पे minus Q रखा है. So question is that how much is the force on each charge? Okay, यहाँ पे side कितना लेना है? L is the side with side of that equilateral triangle. अभी फॉर एग्जाम्पल वर्टेक्स ए पे जो चार्ज है उस पर फोर्स निकालते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा? बी और ए में कौन सा फोर्स रहेगा? अट्रैक्शन रहेगा या फिर रिपल्शन रहेगा? रिपल्शन रहेगा. और कितना रिपल्शन रहेगा यहाँ पे? मतलब पहले फोर्स ऑन ए निकालते हैं. फोर्स ऑन चार्ज एट कैपिटल ए. तो यहाँ पे ये चार्ज है, ठीक है. तो पहले तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन इन दिस डायरेक्शन में रहेगा. कितना रहेगा? के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर. क्योंकि दो चार्जेस कितने हैं? क्यू एंड क्यू है, उनमें सेपरेशन कितना है? एल है. सो रिपल्शन जो है ऊपर रहेगा इन दिस वे, अपवर्ड. ये हो गया फोर्स बिटवीन फोर्स ऑन ए एक्सर्टेड बाय बी. एफ ए बी हो गया फोर्स ऑन ए एक्सर्टेड बाय बी. अभी फोर्स ऑन ए एक्सर्टेड बाय सी. ए और सी के बीच में जो फोर्स रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि अट्रैक्शन रहेगा ना. मतलब दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा. दैट इज फोर्स ऑन ए एक्सर्टेड बाय सी. ये कितना रहेगा? के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर ही रहेगा. और दोनों में एंगल कितना रहेगा? अभी देखिए यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू फोर्सेस, नाउ इट इज 120 डिग्री. एंड देयरफॉर हम अभी डायरेक्टली लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज एट ए is equal to k q square by l square. That is the answer. Any doubt in this case? A पे रिजल्टेंट फोर्स रहेगा k q square by l square. अभी डायरेक्टली मैंने k q square by l square क्यों लिखा है आपको? इसीलिए मैं बोल रहा था वेक्टर टॉपिक थोड़ा सा पढ़िए ठीक से. वेक्टर टॉपिक में ऐसा कंसेप्ट दिया गया है. कौन सा कंसेप्ट है? यहाँ पे अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स है P एंड P, और इनमें अगर 120 डिग्री एंगल रहता है तो इनका रिजल्टेंट P ही आता है. P और P का रिजल्टेंट P आता है. ऐसा कब होता है? जब इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स है और उनमें 120 डिग्री एंगल है, ठीक है. क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब यहाँ का एंगल कितना आ गया? इस साइड का 60 डिग्री. तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा? 120 डिग्री. क्योंकि एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में रहेगा और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा along this side. So angle between these two forces will be 120 degree. Okay, so वेक्टर टॉपिक में ये मैंने बता दिया है, इसलिए वेक्टर के वीडियोस थोड़े से देखिए. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालना है? हमेशा एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर को ड्रॉ करना है, और जो एंगल वहां पे स्मॉलर एंगल जो हमें दिखाई देगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. इसलिए वेक्टर टॉपिक देखिए, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है. ओके, सो यहाँ पे कंसेप्ट मैंने कौन सा यूज किया? P और P का रिजल्टेंट P आता है जब एंगल 120 डिग्री रहता है. तो यहाँ पे
दो फोर्सेस क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है, और यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर है 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट आप यूज करके देख सकते हैं फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यूज करके दे सकते हैं आप, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा यूज करके देख सकते हैं, आंसर यही आ जाएगा। इसलिए शॉर्टकट पता होना चाहिए सब कुछ वेक्टर्स के, तभी ये आपको इजीली आ सकता है। उसके बाद फोर्स ऑन चार्ज एट बी निकालेंगे। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन चार्ज एट बी। अभी देखिए यहाँ पे कैसे फोर्सेस का पहले डायरेक्शन ठीक से दिखाइए, डायरेक्शन कैसा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ए और बी के बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा या फिर रिपल्शन रहेगा, रिपल्शन रहेगा। मतलब बी पर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होने वाला है, और वो किस डायरेक्शन पे एक्ट होगा, इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। ओके, सो फर्स्ट फोर्स विल बी लाइक दिस, इट इज इन रिपल्सिव डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ए बी को रिपेल करेगा ना, तो बी कहां पे जाएगा, इन दिस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये कितना मैग्नीट्यूड रहेगा, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर रहेगा। उसके बाद बी एंड सी के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, मतलब बी पर फोर्स टुवर्ड्स राइट लगेगा, ये के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर ही रहेगा। और वंस अगेन इन दोनों में, इन दो फोर्सेस में एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री। वंस अगेन सेम कंसेप्ट, अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस है, एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आता है, सो देयरफॉर फोर्स ऑन B will be equal to k q square by L square, that is the answer। ठीक है, अभी फोर्स ऑन चार्ज C निकालते हैं। नेक्स्ट, फोर्स ऑन चार्ज एट C, फोर्स ऑन चार्ज एट C ये निकालना है। तो यहाँ पे देखिए C पे चार्ज जो है माइनस क्यू है, तो Q एंड माइनस क्यू में अट्रैक्शन रहेगा ना, सो द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, अट्रैक्शन रहेगा। ओके, सो यहाँ पे जो C है, फर्स्ट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये कितना रहेगा, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर रहेगा। एंड दूसरा B और C के बीच में भी अट्रैक्शन ही रहेगा, मतलब C पर जो फोर्स एक्ट होने वाला है, अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट होने वाला है। मैंने C को अगर छोड़ दिया, फ्री कर दिया, फ्री टू मूव कर दिया, तो वो लेफ्ट को जाएगा ना, क्योंकि फोर्स विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये रहेगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अभी यहाँ पे वंस अगेन C पर दो फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एंड एंगल इज हियर 60 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, therefore force on C will be equal to √3 times k q square by L square, that will be our answer। ओके, अगर ये चीजें वेक्टर्स टॉपिक में है, अगर पढ़ा नहीं तो फिर से बता देता हूं। अगर दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ओके, रिलेटेड टू वेक्टर, अभी देखिए यहाँ पे टू वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला रहता है, मतलब एडिशन का फॉर्मूला रहता है 2p cos थीटा बाय 2 रहता है, 2p cos थीटा बाय 2। ओके, यहाँ पे एंगल पहले सपोज 0 डिग्री है, इक्वल वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर है, एंड एंगल 0 है, तो cos 0 मतलब क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 2p आ जाएगा। ठीक है, एंगल अभी सपोज 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, √2p आ जाएगा। मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल अगर 60 डिग्री है
तो आता है √3p। देखिए 60/2 मतलब cos 30, cos 30 मतलब √3/2, 2 निकल जाएगा, √3 बचेगा। ओके, उसके बाद एंगल अगर 120 डिग्री है, एंगल अगर 120 डिग्री है तो क्या होता है, रिजल्टेंट विल बी p अगेन, क्योंकि cos ऑफ 120/2 मतलब cos 60, cos 60 मतलब 1/2, so resultant is once again p. So this is the first case, this is second case, this is third case, this is the fourth case. एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए, टू वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और कोई भी एंगल उनमें है तो जनरल फॉर्मूला आता है 2p cos θ/2। दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो p प्लस p ऑटोमेटिकली 2p हो जाएगा। दो वेक्टर p और p के हैं, उनमें एंगल 90 डिग्री का है, तो टू टाइम्स p, ओके 90 डिग्री का एंगल है तो √2 टाइम्स p, ये उनका एडिशन होता है, रिजल्टेंट होता है वेक्टर एडिशन। 60 डिग्री एंगल दोनों में है, इक्वल मैग्नीट्यूड के है तो √3p आता है, और 120 डिग्री एंगल है तो रिजल्टेंट p आता है, मतलब p और p का रिजल्टेंट p ही आता है फॉर एंगल 120 डिग्री। नेक्स्ट, three charges q, q and q are placed at the vertices of equilateral triangle. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, once again क्वेश्चन क्या है, three charges q, q and q are placed at the vertices of equilateral triangle. vertices मतलब कॉर्नर पे रखा है, and one more charge q is placed at the centroid. इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड है यल, सो व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंट्रॉइड, मतलब जो सेंटर पे सेंट्रॉइड पे जो चार्ज क्यू है उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा, इसका आंसर बता सकते हैं? कैन यू टेल मी दिस आंसर? अभी सेंट्रॉइड पे जो चार्ज है उस पर हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे पहला जो फोर्स रहेगा वो ऐसा रहेगा, Q और Q के बीच में, मतलब A, यहाँ पे सपोज A, यहाँ पे B एंड यहाँ पे C है, तो A और सेंटर का चार्ज, सेंट्रॉइड का चार्ज, ओके, इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। B एंड Q के बीच में वो भी रिपल्सिव रहेगा इन दिस डायरेक्शन, एंड C और Q के बीच में वो भी रिपल्सिव रहेगा इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे थ्री फोर्सेस है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ओके, मतलब A और Q के बीच में F अगर है तो B और Q के बीच में भी F ही रहेगा, एंड C और Q के बीच में भी क्या रहेगा, F ही रहेगा। अभी यहाँ पे इस तरह से अगर F, F एंड F, इक्वल मैग्नीट्यूड के थ्री वेक्टर्स है तो इनका रिजल्टेंट यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 क्यों आ जाएगा? F और F, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बोलिए? दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से आ जाएगा, एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा। वो कितना होगा रिजल्टेंट? F ही होगा ना, अभी हमने देखा है। यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा देखिए, 120 डिग्री। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर से एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट F ही आता है ना, एंड दिस ग्रीन कलर का F एंड दिस पिंक कलर का F, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, सो रिजल्टेंट विल बी 0। या फिर इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, अगर n इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स है, n इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर है और उनमें एंगल 360/n है तो हमेशा रिजल्टेंट 0 आता है, ओके।
ये भी वेक्टर का कंसेप्ट है। ये चीज हमेशा वेक्टर रिलेटेड टू वेक्टर याद रखिए। क्या? इफ n vectors of equal magnitude, अगर n वेक्टर्स है एंड इक्वल मैग्नीट्यूड के है एंड एंगल बिटवीन देम इज कितना है? सपोज एंगल बिटवीन देम इज सपोज 360 बाई n है, देन रिजल्टेंट इज ऑलवेज 0। रिजल्टेंट इज ऑलवेज 0 ही रहता है। So that is the concept. You should know this concept. Okay? मतलब अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब दो फोर्सेस है और उनमें एंगल कितना है? 360 बाय 2 इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्सेस है। हैविंग एंगल कितना? 360 बाय 2 मतलब 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या आता है? 0 आता है। मतलब दो फोर्सेस है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, एंगल 180 डिग्री मतलब अपोजिट डायरेक्शन। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, रिजल्टेंट 0 आता है। एक ही बॉडी पे एक्ट होना चाहिए, कंडीशन। यहाँ पे अगर 3 इक्वल फोर्सेस है, अभी 3 इक्वल मैग्नीट्यूड, 3 इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्सेस है, फोर्सेस हैविंग एंगल बिटवीन देम 120 डिग्री, तो यहाँ पे रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। मतलब ये यहाँ पे देखिए 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री एंगल है और यफ 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 है। ओके, तो यहाँ पे रिजल्टेंट 0 आता है। या फिर 4 इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्सेस है, हैविंग एंगल 90 डिग्री है, हैविंग एंगल 90 डिग्री। 360 बाय 4 मतलब कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ऐसा कंडीशन है तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वंस अगेन 0 आ जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ पे 4 है तो क्या हो जाएगा? इस तरह से ये फोर्सेस हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, यफ एंड यफ गेट कैंसल एंड दिस यफ एंड दिस यफ गेट कैंसल, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। तो ये भी एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इफ n वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड है एंड एंगल बिटवीन देम इज 360 बाई n है, तो रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है। रिजल्टेंट इज ऑलवेज 0। मतलब इस डायग्राम में सेंट्रॉइड पे कोई भी चार्ज रखो, प्लस रखो माइनस रखो, अब अगर कॉर्नर पे Q Q एंड Q है तो हमेशा सेंट्रॉइड पर रिजल्टेंट फोर्स हमेशा 0 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन is like this. Once again there is a equilateral triangle. यहां पे equilateral triangle है एंड अभी यहां पे एक चेंज है। दिस इज ट्राइंगल फॉर एग्जांपल ABC और यहाँ पे चार्जेस क्या है? Q एंड माइनस Q है एंड सेंट्रॉइड पे चार्ज है Q। साइन नहीं दिया है तो इसका मीनिंग क्या लेना है? इट इज प्लस साइन। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पे जो चार्ज है उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा वो निकालना है। अभी सभी फोर्सेस हमें लिखने पड़ेंगे। सभी फोर्सेस यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली इन द डायग्राम। Q और Q में क्या रहेगा? रिपल्शन रहेगा एंड दिस रिपल्शन विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये कितना रहेगा, के क्यू स्क्वायर बाय, ये डिस्टेंस कितना रहता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस, मतलब इस कॉर्नर से या फिर इस वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस कितना रहेगा। अगर साइड यल है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा। सपोज ये डिस्टेंस x है, x अभी तो x लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज x है, तो ये फोर्स कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बी सी पॉइंट, मतलब ए और सेंट्रॉइड के बीच का फोर्स हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, रिपल्शन होगा ना। बी और सेंट्रॉइड, इनके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स ही रहेगा, एंड दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये कितना रहेगा, ये बी के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर रहेगा ना, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर रहेगा, एंड थर्ड फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। इन दोनों में अट्रैक्शन रहेगा ना अभी, तो ये कितना रहेगा, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस तो वर्टेक्स और सेंट्रॉइड का डिस्टेंस किसी भी दो चार्जेस के लिए ले लो उतना ही रहेगा, एक्स ही रहेगा। अभी मुझे आप बता सकते हैं रिजल्टेंट कितना आ जाएगा। प्रणव पाटिल हैज करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा, पहले क्या कीजिए, जो 120 डिग्री में दो है उनका रिजल्टेंट निकालिए, और उसमें बाद में थर्ड वन उसमें ऐड कीजिए, थर्ड वन। सो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ये के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एंड दिस वन के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इनमें एंगल है 120 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, एंड दैट विल बी ऑन दिस लाइन ओनली। उनके बीच में आता है ना, मतलब दो इक्वल वेक्टर्स है तो उनका रिजल्टेंट हमेशा किधर रहता है, एंगल बाइसेक्टर जो रहेगा, एंगल बाइसेक्टर पर ही रहेगा। ठीक है, मतलब इधर ऐसा हो जाएगा, जो सेंटर जो सेंट्रॉइड पे जो चार्ज है उस पर क्या हो जाएंगे, एक रिजल्टेंट रहेगा के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, एंड थर्ड फोर्स वो भी कितना है, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर ही है ना, तो टोटल फोर्स आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स विल बी 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ओके, आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है क्या, कुछ डाउट है तो बोलिए। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब जो सेंट्रॉइड पे जो चार्ज है उस पर एक फोर्स तो सपोज ये है कि क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है, उसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, मतलब टोटल फोर्स हो जाएगा, टोटल फोर्स विल बी इन दोनों का एडिशन 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे के क्या लेना है, 1/4πε0। सो दिस इज द टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट द सेंट्रॉइड। यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, बोलिए। और अभी x हमें रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ यल। x और यल में क्या रिलेशन रहेगा, x और यल में आपको पता होना चाहिए, x इज इक्वल टू यल बाय √3 रहता है। दिस यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। सेंट्रॉइड से कॉर्नर तक का डिस्टेंस हमेशा यल बाय √3 रहता है, अगर यल इज द साइड है तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू के, सॉरी 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय यल स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा, दैट इज 6 के क्यू स्क्वायर बाय यल स्क्वायर।
दिस इज योर फाइनल आंसर। सो समझ में आया क्या ये? सो सेंट्रॉइड का कॉर्नर से डिस्टेंस l/√3 होता है क्या? वो एक बार चेक कीजिए, उतना ही होता है एग्जैक्टली, l/√3 रहता है। सो टोटल फोर्स ऑन सेंट्रॉइड विल बी, मतलब तीनों चार्ज अगर कॉर्नर पे तीनों चार्ज अगर Q Q Q है तो सेंट्रॉइड पे रिजल्टेंट फोर्स 0 आता है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे एक चार्ज माइनस कर दिया तो रिजल्टेंट फोर्स अभी आता है कितना? 2 टाइम्स kq²/x² आता है। Next question is like this. Four charges are there now, each of magnitude q plus q and placed at the corners of a square of side L. यहाँ पे अभी क्या दिया है? स्क्वायर दिया है, स्क्वायर। एंड चार्जेस है q q q एंड q। स्क्वायर का साइड L है। सो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्जेस। ओके, कोई भी एक चार्ज, कॉर्नर का कोई भी एक चार्ज लिया तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, ये हमें कैलकुलेशन करना है। इस तरह से कैलकुलेट करना है। अभी ये थोड़ा सा सिंपल प्रॉब्लम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सपोज दिस कॉर्नर्स आर A B C एंड D। ओके, सो पहले कौन से कॉर्नर पे ले लेंगे? इस कॉर्नर पे निकालेंगे फोर्स, इस कॉर्नर, ठीक है। तो B और D के बीच में रिपल्शन रहेगा ना, वो किस डायरेक्शन में रहेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। कितना रहेगा ये फोर्स? kq²/L²। सो दिस इज फर्स्ट वन, ठीक है। अभी C और D के बीच में कितना रहेगा? C और D के बीच में उतना ही रहेगा, kq²/L²। एंड थर्ड अभी A और D के बीच में, A और D के बीच में रिपल्शन रहेगा ना, वो इस डायरेक्शन में रहेगा। कितना रहेगा? kq²/2L² रहेगा। समझ में आया क्या मैंने फोर्स कैसे लिखा है? ये आपको बहुत फास्ट लिखना आना चाहिए। देखिए, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, सभी साइड का डिस्टेंस L है, मतलब B और D के बीच में डिस्टेंस L है तो L² लिया, C और D के बीच में डिस्टेंस L है तो L² लिया, लेकिन A और बीच का डिस्टेंस L नहीं है। अभी यहाँ पे ये जो डिस्टेंस रहेगा, मतलब A और B के बीच का फोर्स निकालना है तो A और B के बीच का ही डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये √2L होता है ना, हाइपोटेनियस। L का हाइपोटेनियस √2L रहता है। √2L का स्क्वायर, √2L का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2L² हो जाएगा, ठीक है। अभी ये एडिशन करना है, बहुत इजी है, मैंने ऑलरेडी बताया है। पहले 2 का एडिशन करो, बाद में तीसरा उसमें ऐड करो। यहाँ पे क्या होता है देखिए, अभी kq²/L² एंड kq²/L², इनका जो रिजल्टेंट आएगा एग्जैक्टली बीच में, मतलब इस लाइन पे आ जाएगा। तो कितना आता है? मैंने बताया P और एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आता है? P एंड P एंगल बीच में 90 डिग्री है तो √2P आता है। ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज, इसको सपोज मैं F1 लिखता हूं, इसको सपोज F2 लिखता हूं, और सपोज इसको F3 लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स kq²/L²। करेक्ट है ना? इसमें कुछ डाउट है क्या? बोलिए।
एफ मतलब पी और पी का रिजल्टेंट √2p आता है कब, जब उनमें 90 डिग्री का एंगल है तो। और ये रिजल्टेंट कहाँ पे आ जाएगा, रिजल्टेंट एग्जैक्टली उन दोनों के एंगल बाइसेक्टर मतलब बीच में आ सकता है, आता है। अभी दो फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं, मतलब टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन डी इज इक्वल टू एडिशन हो जाएगा √2kq² / L², ये जो दो का रिजल्टेंट एंड बीच वाला अभी ये थर्ड वन F3 का, प्लस kq² / 2L²। तो यहाँ पे हमने kq² / L² को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा √2 + 1/2, दैट विल बी वर फाइनल आंसर। इतना ही फोर्स हर चार्ज पे रहेगा, kq² / L² in bracket √2 + 1/2। okay, is it correct? करेक्ट है ना, या कुछ डाउट है बोलिए। इस क्वेश्चन में इसलिए वेक्टर टॉपिक आपको ठीक से पता होना चाहिए। मैंने जो अभी शॉर्टकट बताई है वो शॉर्टकट भी आपको ठीक से पता होने चाहिए, तो आपको ये जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होता है, फास्ट, सुपर फास्ट। मतलब हमेशा एक काम कीजिए, अगर 3 फोर्सेस है तो पहले दोनों का रिजल्टेंट निकालिए, उसमें थर्ड वन ऐड कीजिए। इस तरह से जनरली कर सकते हैं आप, यहाँ पे ऐसे ही किया है। यहाँ पे वन सेकेंड देखिए, ये तो F2 कितना है kq² / L², F1 कितना है kq² / L²। F1 F2 दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, एंगल दोनों में कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या हो जाएगा, P और P का रिजल्टेंट √2p आता है, ये हमें शॉर्टकट पता है। तो √2 टाइम्स kq² / L², ये दोनों का F1 F2 का रिजल्टेंट आ जाएगा, वो एग्जैक्टली बीच में एंगल बाइसेक्टर पे आ जाएगा, दैट इज द रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट और kq² / 2L² सेम डायरेक्शन में है। अभी दो फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनका डायरेक्ट हम अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हैं। मतलब अलजेब्रिक एडिशन कब करना है, जब सेम डायरेक्शन में है तभी। सो आर मतलब रिजल्टेंट फोर्स ऑन डी मतलब आर और F3 का एडिशन हो जाएगा। आर कितना है, √2 kq² / L² प्लस kq² / 2L²। So that is kq² / L² in bracket √2 + 1/2। या फिर यहां से 1/2 भी बाहर निकाला, 1/2, तो ऐसा हो सकता है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन डी इज इक्वल टू kq² / 2L², ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, दैट इज 2√2 + 1। दैट कैन बी वन मोर आंसर, 2√2 + 1।